नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नवसंकल्प चिंतन शिविर में चल रही अलग अलग चर्चाओं के दौरान आरएसएस और बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से लड़ने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक प्रस्ताव में कहा गया कि पार्टी को बीजेपी और आरएसएस के नैरेटिव में न फंसकर उससे अलग विकल्प देना चाहिए और इस दिशा में राजनीतिक संघर्ष आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सॉफ्ट हिंदुत्व से कुछ हासिल नहीं होगा। प्रस्ताव में कहा गया कि एक तरफ जब आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, तब कांग्रेस को उनके इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे में या तो कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति में देश को आरएसएस बीजेपी से भी ज्यादा मजबूत कोई विकल्प दे या फिर राजनीतिक सोच और विकल्प देश के सामने रखे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में किसानों और किसान हितों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लीड लेते हुए किसानों की बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए। शिविर में संगठनात्मक पुनर्गठन के लिए कई नियमों में बदलाव का वादा किया गया। इस शिविर में पार्टी के टिकट पर वंशवाद को सीमित करने की भी बात कही गई। नेतृत्व के सभी स्तरों पर युवाओं की पदोन्नति और पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड्स का भी वादा पार्टी ने किया है। 5 साल के कार्यकाल पर भी जोर दिया गया। चिंतन शिविर के दौरान ये प्रस्ताव भी रखा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष को एक ग्रीवेंस सेल का गठन भी करना चाहिए, जो कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मिलकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतों का निपटारा कर सके। कांग्रेस चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। इसकी मांग करते हुए केरल से कांग्रेस के लोकसभा सांसद टीएन प्रतापन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को नियमित राजनेता होना चाहिए। कांग्रेस में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है, इसलिए उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर औपचारिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पार्टी नेतृत्व में स्पष्टता की मांग नेता कर रहे हैं। उधर राजस्थान के उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही राजनीति पर सवाल उठाए और आलाकमान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने हाल ही में सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। खैर, शिविर में सुझाव तो कई सामने आए हैं, लेकिन उन पर अमल कितना होगा ये बड़ा सवाल है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिविर में समस्याओं की लीपापोती होगी या कुछ ठोस कार्रवाई भी होगी, जिससे कि कांग्रेस में प्राण का संचार होगा। क्या कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी का विकल्प बन पाएगी? इन सब सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। तो कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में पार्टी छोड़कर जाना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर चिंतन शिविर में कोई बात करने की जरूरत है तो वो ये है कि क्यों इतने पुराने कांग्रेस के वर्कर और नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। मगर जब एक वक्त आता है किसी चीज का, उस वक्त को हम बदल नहीं सकते। और मेरा ये मानना है कि सुनील जाखड़ का इस्तीफा एक ट्रेलर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कोई 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान प्रकृति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। और यहाँ से यहाँ पर आने से पहले सभी किसान संगठनों से हमारी बात हुई और उनकी समस्याओं का भी हुआ। और अभी मोटे तो देखिए, चिंतन शिविर को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के अलग अलग सुझाव हैं। अलग अलग इसको लेकर आपस में वाद विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। इसको लेकर आपस में कई तरह की बयानबाजी भी हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान आज इसी को लेकर चर्चा में शामिल हो चुके हैं। विमल सिंह जी हमारे साथ बीजेपी से शामिल हुए हैं, स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है विमल जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी कार्यक्रम में। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल विमल जी आप ही से, क्योंकि चिंतन शिविर कांग्रेस की तरफ से बहुत कोशिशें
की गई इस चिंतन शिविर के माध्यम से और आगे भी की जाएंगी कि कैसे कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है वो उसको मिल पाए, कांग्रेस पार्टी में जान फूंकी जाए। किस तरह से देख रहे हैं इस चिंतन शिविर को आप? क्या कांग्रेस उन सभी सवालों के जवाब इसमें तलाश रही है, उन सभी मुद्दों को खोज रही है जो कहीं धूमिल हो गए थे? किस तरह से चिंतन शिविर को देखते हैं आप? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और हम लोग जो है प्रदेश का जो हमारा नेतृत्व है, या अगर हम मंडल की बात करें या हम जिला की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ तक पहुंची है और जो पन्ना प्रमुख बनाने का भी काम की है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस को जो है बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, चिंतन शिविर बुलाकर और कार्यकर्ताओं से साथ साथ नेताओं को भी साधने का प्रयास किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले देखिए परिवार का जो मुखिया होता है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो परिवार के मुखिया हैं वो ही कमजोर है। जब तक परिवार का मुखिया स्ट्रांग नहीं होता है तब तक वो परिवार को नहीं साथ सकता है। आपने देखा किस तरीके से पंजाब में चुनाव थे और पंजाब में जिस तरीके से कर्नल जी और आपने देखा वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के सिद्धू जी के बीच में किस तरीके से चीजें हुई और उस वजह से पंजाब जैसे प्रदेश को जो है कांग्रेस के हाथों से वो निकलना पड़ा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए सबसे अच्छा तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद की पार्टी नहीं है और हम परिवार को लेकर आपका सपना है ना कांग्रेस मुक्त भारत का। हम हमेशा जो है मतलब कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा है कि कोई कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कोई कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री के दायित्व पे जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से परिवारवाद को बढ़ावा देती आ रही है और हमेशा परिवारवाद को ही लेकर चलती है। और देखिए हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ मंडल बूथ यहाँ तक की जो है पन्ना प्रमुख है उनकी बैठक ली जाती है क्योंकि वो लोग ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। लोगों की क्या समस्या है, लोगों का क्या तकलीफ है, लोग क्या चाह रहे हैं, वो आके जो है मंडल के अगर बैठक होता है तो मंडल में बताते हैं, जिला की बैठक होता है तो जिला में वो चीजें आती है, प्रदेश का बैठक होता है तो वो चीजें प्रदेश में आती है। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व में जब ये बैठक की जाती है, राष्ट्रीय अधिवेशन या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जाती है, उसमें जनता की जो आवाज होती है उसको रखी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो चिंतन शिविर क्या क्या अभी मुझे एक न्यूज के माध्यम से पता चला कि कांग्रेस में ये भी कहा गया कि जो चुनाव के समय में ये लोग जो मंदिर मस्जिद या हर जगह गुरुद्वारा वगैरह जाते हैं वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाने से लोग जो है गुमराह होते हैं, लोग भटकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जरूरी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है और जनता जो है हमारी जो ईश्वर रूप जो जनता है देश की, वो समझ चुकी है कि ये जो है कांग्रेस जो है जुमलेबाजी है, कांग्रेस जो है तानाशाही की राजनीति करती है। देश की जनता ने उन्हें 7 सालों तक झेला है, तो अब जो है देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी जो चिंतन शिविर चल रहा है, ठीक है, चिंतन शिविर जिस बात को लेकर चल रहा है, कितनी जरूरत कांग्रेस को इसको थी? रत्नाकर जी, शिविर में बहुत सारे सुझाव दिए जा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, कितनों पर आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में अमल हो पाएगा? क्योंकि बहुत आवश्यकता थी कांग्रेस को इस बात की। पिछले लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्यों से आपने सत्ता गंवाई, आपके भीतरघात से लेकर अंदरूनी कलह तक जग जाहिर हुआ। कितनी आवश्यकता इस तरह के चिंतन शिविर के माध्यम से कांग्रेस के चाहे ग्रासरूट लेवल का कोई कर्मचारी हो, कार्यकर्ता हो, उसको एकजुट करने की कितनी आवश्यकता और कितना फर्क पड़ने वाला है इससे, बताइए जरा। देखिए, ये चिंतन शिविर जो पूजा जी किया गया है 13, 14, 15 3 दिन का जो चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर से जरूर निश्चित रूप से एक बदलाव की तरफ आदमी देख सकता है। ये चिंतन शिविर अक्सर कांग्रेस पार्टी करती है जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं जहां पे संगठन कमजोर होता हुआ नजर आता है, चाहे राजनीतिक मुद्दे जो है उतनी प्रासंगिकता से हम लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं जितनी प्रासंगिकता से रखनी चाहिए। तो इस तरह ये बात तो मानते हैं ना कि संगठन मजबूत नहीं है पिछले कुछ एक दिनों से, संगठन में कमी है, अभाव है नेतृत्व का, ये तो एक्सेप्ट करते हैं ना? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम कहीं पे भी जो पिछले चुनाव है उसमें अगर हम हारे हैं तो निश्चित रूप से ये आत्मचिंतन का विषय है और हमारे अंदर कहाँ पे कमियां रह गई हैं उस कमियों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और उसको हटाने की जरूरत है। संगठन में कहाँ पे कमी रह गई है या हम जो हमारे जो मुद्दे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम समाज लोगों
उसके पास नहीं पहुंचा पाए या उसकी रणनीति हम प्रॉपर नहीं बना पाए, जिसकी वजह से यह परिणाम देखने को मिला। तो हम कहीं न कहीं ये देश के जो सारे बड़े नेता इकट्ठा होकर के वहां पे आगे की रणनीति जो बनाने का काम कर रहे हैं, जो एक 2024 का रोड मैप बनाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बेहतर चीज ये है, इसमें मैं पूजा जी कहना चाहूंगा कि ये जो समागम है ये युवा नेताओं और वरिष्ठ नेताओं का समागम है। इसमें आप देखेंगे तो अनुभव और ऊर्जा दोनों का समागम है, और ये अनुभव और ऊर्जा मिल करके एक नया कांग्रेस खड़ी करेगी, और एक नए कांग्रेस और नई ऊर्जा के साथ और एक नए रणनीति के साथ ये कांग्रेस उभर कर आएगी। देखिए आज देश में भारतीय जनता पार्टी जो है वह मुख्य मुद्दों से किस तरह से लोगों का ध्यान जो है दूसरे मुद्दों की तरफ भटकाने का काम करती है। जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर राजनीति नहीं करती है, और तमाम वो हिंदुत्ववादी या छद्म राष्ट्रवाद की जो है राजनीति करती है। तो इस तरह की मुद्दों को हमको किस तरह से टैकल करना है, ये सारी चीजें वहां पे रत्नाकर जी बीच में तो कोशिश की गई, रत्नाकर जी बीच में कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से भी कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व का एक एजेंडा लेकर चल रही है, जो आप आरोप लगाते हैं बीजेपी, उस ट्रैक पर चला जाए। हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ आपकी पार्टी की तरफ से, आपके नेताओं की तरफ से वो रुख जो है जनता तक नहीं पहुंच पाया। देखिए पूजा जी, मैं यही कहूंगा कि ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, ये हिंदुत्व का मुद्दा एक भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलती है, छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है और उस पर काम करती है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सफल हो पाई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को, सभी समुदाय को लेकर चलने का काम करती है, और कहीं ना कहीं हम अगर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाएंगे तो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं रह जाएंगी अपने आप। वो कौन उठाएगा? आज देखिए कांग्रेस पार्टी ही बची है, बाकी छोटी पार्टियों के ऊपर तो इन्होंने ईडी, सीबीआई और एनआईए की जांच बिठा के सबको चुप करा दिया है। चाहे मायावती ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्य के नेता ले लीजिए, हर जगह तो ईडी, सीबीआई जांच बिठा करके उनको चुप कराने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी अगर जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को जो है उठाने का काम नहीं करेगी, सिर्फ एक हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर बात करेगी, तो निश्चित रूप से वो सही नहीं रहेगा देश के लिए। और हम कहीं न कहीं उस पर सफल नहीं हुए। उसका कारण भी है कि हमने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने जनता की लड़ाई लड़ी, हमने अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ी, तो वो हमारे लिए मायने रखता है। हमारे लिए हिंदुत्व मायने नहीं रखता है। हमारे लिए राष्ट्रवाद वही है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करे। हमारे लिए राष्ट्रवाद वही है जो भूखे को भोजन दिलाए, जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाए, जो महंगाई पे कंट्रोल करे। हमारे लिए वही राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी के लिए छद्म राष्ट्रवाद है। ये बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की, देख लीजिए टारगेट किलिंग किस तरह से हो रहा है। 1990 में भी ये भाजपा समर्थित सरकार थी, उसमें भी कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें भी टारगेट किलिंग कश्मीरी पंडितों का किया जा रहा है। तो आपका ये मानना है चिंतन शिविर में जनता से जुड़े मुद्दों को आप उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन धरातल पर उसका असर कितना दिखेगा? पॉलिटिकल एनालिस्ट के पास हम यहाँ पर जाना चाहेंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अब कांग्रेस की तरफ से ये पूरा शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन उससे पहले आज हमने देखा कि पंजाब में किस तरह से सियासी उलटफेर एक बार फिर से देखने को मिला। अब कांग्रेस में एक तरफ तो चिंतन शिविर इस बात को लेकर चल रहा है कि नेतृत्व का जो संगठन है वो मजबूत हो, एकता बनी रहे। दूसरी तरफ अपने ही बार बार आलाकमान पर सवाल उठा देते हैं, नेतृत्व पर सवाल उठा देते हैं। ये कहा जाता है कि भेदभाव किया जाता है खुद आलाकमान की तरफ से। संजीव जी, कैसे कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी ऐसे में? देखिए पूजा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग छोड़ के जाने वाले हैं वो कभी भी जाएंगे। निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से कुछ खास लेना देना नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कभी सरकार या साझा सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक मंच पे नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से या फिर वैचारिक रूप से वो कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए कोई जगह नहीं बचता। निश्चित तौर पर वो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के करीब ही जाएंगे, जिनके लिए कोई सिद्धांत मायने नहीं रखता। दूसरी चीज, एक और चर्चा लगातार हो रही है, जो वंशवाद की बात लगातार होती है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर लगातार प्रहार किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी अब चर्चा करना बेमानी है, क्योंकि 2014 में जिस समय नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वो दिल्ली के शहजादा के तौर पे राहुल गांधी को वो संबोधित करते थे
लेकिन 2019 आते आते इस इलेक्शन की बात करें हम, स्थिति ये हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में 17% के आसपास में वंशवाद के तहत आए हुए राजनेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो खुद उस तरह के लोगों को अपने साथ में और अपने पाले में लेकर के चलते हैं। तो ये कोई मायने नहीं रह गया है। सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद की बात हो या धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो वोटों को बटोरने की बात हो, या जिस तरह की रणनीति बना करके लगातार कांग्रेस पार्टी जिस चीज पे नहीं आना चाहती उस चीज पर लाना और उससे लगातार उसी चीज पर अपने मन के मुताबिक खिलवाना और पटखनी दे देना, इससे कैसे कांग्रेस पार्टी लड़ पाएगी? कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे मजबूत कर पाएगी? ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जब आप सत्ता में होते हैं, केंद्र में होते हैं, राज्यों में आपकी ज्यादा सरकारें होती हैं, तो लोग भी आपसे जुड़ते हैं और आपके पास भी उनको देने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप केंद्र में नहीं होते हैं, राज्यों में नहीं होते हैं, तो लोग भी विमुख होना शुरू हो जाते हैं। उस समय केवल आपके पास आपका जोश, केंद्रीय नेतृत्व, जो भी शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसका जोश, लोगों को एक साथ बांधने की जो कला है वो काम में आती है और तब आप जमीन अपना मजबूत करते हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरह से अपनी जमीन संजीव जी, वो कला, जिस कला की आप बात कर रहे हैं, वो लुप्त क्यों हो गई है कांग्रेस से? उसमें कैसे जो है फिर से एक नई, जो हम कहें कि संजीवनी बूटी कौन ला पाएगा ऐसी? कैसे जो है जो चीजें अब नहीं रही कांग्रेस में, कैसे और किस तरह से वो उसको जमीन की सर पर कैसे ला पाएगी, कैसे काम कर पाएगी उस पर? देखिए, इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की पूरी निगाहें इसी मुद्दे पर है जिस मुद्दे की बात हम लोग कर पा रहे हैं कि कैसे लोग कट गए। कांग्रेस पार्टी से जो लोग कटे वो लोग हमें दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का वो वोट बैंक या वोट जनाधार यदि कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीनता जो रखा उसने और केंद्रीय नेतृत्व में एक त्वरित, क्योंकि ये मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मजबूत राजनीतिक पार्टी के तौर पे पार्टी खड़ी है जो राजनीतिक तौर पे भी बहुत मजबूत है, भविष्य दृष्टा के तौर पर भी हमको लगता है कि वो जो शतरंज की जैसे चालें चलती है आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए, तो जब तक आप दूरदर्शिता नहीं रखेंगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम पटकनी देने में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाए, जो युवा वर्ग के लोग हैं, आखिर युवा वर्ग के लोग क्या चाहते हैं? हम पिछले 7-8 वर्षों में देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियां खराब हुई है, बावजूद इसके यदि वो इन लोगों को या इन असंतुष्ट वर्गों को भी अपने पाले में लाने में सक्षम हो पाए हैं तो संजीव जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। युवाओं को तरजीह कैसे मिले, इस बात को लेकर चर्चा की गई है। किसानों पर विशेष फोकस रखा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद आज जब मंच से संबोधित किया तो उन्होंने खास तौर पर किसानों का मुद्दा उठाया, जिसका फैक्टर आपको पता है कि हरियाणा में तो दिखेगा ही दिखेगा, बाकी राज्यों में भी दिखेगा। तो इस तरह के मुद्दों को तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे में फंसे। आप हिंदू कौन है, हिंदुत्व कौन है, इसको मंच से साझा करें। इन सब बातों को आपको हटा कर रखना होगा। देखिए, शुरुआती दौर में आपने जो चर्चा की थी, निश्चित तौर पे आपका इशारा यही था कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयोग के तौर पे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बीच में अपने आप को मोड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने मूल स्वरूप में वापस आए, ये ज्यादा बेहतर है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। इस आज के वक्त में भी वो यदि गलत हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, जिस तरह की राजनीति हो रही है आज के वक्त में, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा है और इस पर कोई पार्टियां बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पता है कि यदि वो बोलेंगे तो निश्चित तौर पर उनको अल्पसंख्यकों का हितैषी करार दे दिया जाएगा और बहुसंख्यक वर्ग नाराज हो जाएगा, उनको वोट नहीं मिलेगा। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुल करके मुखर होकर के उन दबे कुचले या निचले पैदान या अल्पसंख्यकों के लिए खुल के बोल पाती है। ये अब कांग्रेस पार्टी का मूल स्वभाव रहा है। तो जिस तरह से सर्वधर्म को लेकर के साथ में चलने की बात होती है, कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैंने कहा कि अपने मूल स्वभाव में ही है वो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस पार्टी यदि परिवर्तन करके, हाँ निश्चित तौर पे बाकी रणनीतियों में वो अपने आप में परिवर्तन करे वो एक अलग बात है, लेकिन जो मूल उनकी नीतियां हैं उस पर परिवर्तन करके कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने उन्हीं रास्तों को मजबूत करने का प्रयास आपने संजीव जी रखी है। ये अहम पहलू है कि अपने मूल, अपनी वास्तविकता को ना भूले, उसको फिर से कायम करे, उसको फिर से आपको दिखाना होगा। रत्नाकर जी बताइए, क्या अब इसके बाद, चिंतन शिविर के बाद, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ ठोस कार्रवाई भी हो सकती है, कुछ कड़े कदम उठा सकती है कांग्रेस? कुछ ऐसे लगे कि हाँ चिंतन शिविर हुआ और उसका रिजल्ट आपके सामने है, ऐसा कुछ देखें, उम्मीद करें? जी बिल्कुल, इस पे एकदम से सकारात्मक रहना ही चाहिए, क्योंकि ये चिंतन शिविर जो है वह सभी पहलुओं को लेकर के एक डिस्कशन का जो
कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और उसमें सारे मुद्दों को समाहित किया गया है, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे मुद्दों हैं, उनको मुद्दों को समाहित किया गया है। उसमें सबसे प्रमुख बात भी अभी उठाई गई है अभी कल इसको कि युवाओं को किस तरह से ज्यादा भागीदारी दी जाए और इस पे सारे जो है नेतागण एक मत दिखे कि हम जो है युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दें और वहाँ पे चिंतन शिविर में भी कम से कम 40% युवा हैं, युवा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको भी किस तरह से उनकी आकांक्षाओं को जो है पूरा किया जाए और किस तरह से वो, क्योंकि युवा ही जो है वो मोबिलाइज करते हैं, ज्यादातर है जमीनी पे कार्यकर्ता जो होते हैं वो युवा ही होते हैं, वही ज्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं और अनुभवी लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक रणनीतिकार की तरह अपनी बातों को या एक स्ट्रेटेजी तक काम कर सकते हैं। इसीलिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की बात जो कही गई है एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है, तो आने वाले समय में उसका परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसा कि मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे, परिवारवाद की बात कह रहे थे, कौशिक जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि ये बात बहुत बेमानी रह गई है क्योंकि 17% के करीब जो है मोदी जी ही ने परिवारवाद के लिए जो है लोगों को, नेताओं को टिकट दिया है। मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं जिससे कि लोग समझ जाएंगे कि ये अगर ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर परिवारवाद के खिलाफ है, देखिए परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ है और वह चाहती है कि गांधी परिवार जिस दिन कमजोर हो जाएगा उस दिन कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के खतरे को लेकर के मतलब संघर्ष करना शुरू कर देगी। तो भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार के प्रति जो है कमजोर बनाने की कवायद रहती है, इसलिए परिवारवाद की बात करते हैं। मैं अगर इनको पूछना चाहूंगा या कहना चाहूंगा कि अगर परिवारवाद आपको इतना ही कष्ट देता है तो आप अभी ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हटा दीजिए, क्योंकि वो परिवारवाद की पार्टी से और परिवारवाद से ही आए हैं। आप जतिन प्रसाद जैसे लोगों को क्यों आप मंत्री बनाए हैं, उनको भी हटा दीजिए। देखिए, आप मौका पंकज सिंह परस्ती जैसे तो लोगों को क्यों लेके आए हैं, आप महाराष्ट्र की पूनम महाजन को क्यों इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं परिवारवाद आप करते आ रहे हैं और दोषारोपण जो है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो काबिल युवा है, जो पिछले नेता है, जो पहली रो के नेता है, दूसरे रो के नेता जब भी काबिल रहेंगे उसको जरूर तवज्जो दिया जाएगा और पार्टी को मजबूत और संगठन को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। और सारी ये जो उम्मीद भी यही की जा रही है, रत्नाकर जी, उम्मीद भी यही की जा रही है कि एक मजबूत जो है विपक्ष सामने निकल कर आए, अपने मुद्दों को जनता के सामने और जनता के मुद्दे सरकार के सामने रख पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को। इसी के साथ कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर लगातार चर्चाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसका असर कितना दिखेगा आने वाले वक्त में वो भी देखना होगा और साथ ही साथ क्या कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी का विकल्प बन पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।